आइए सीधा आज की इस बेहद अहम चर्चा की गहराई में चलते हैं। जो जानकारी आज हम डिकोड करने वाले हैं ना, वो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है। देखिए, आज 21वीं सदी के भारत में ना एक बिल्कुल नए तरीके का कास्ट सिस्टम या कह लीजिए वर्ग भेद जन्म ले चुका है, द ग्रेट इंडियन स्कूलिंग स्कैम। और हैरानी की बात यह है कि ये जन्म से नहीं बल्कि उस भारी भरकम स्कूल फीस से तय होता है जो परिवारों को मजबूरन चुकानी पड़ रही है। इसने तो जैसे शिक्षा के मायने ही पूरी तरह बदल के रख दिए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ वो 1% एलीट वर्ग है जिनके बच्चे 25 लाख रुपए सालाना फीस वाले स्कूलों में ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे 99% मिडिल क्लास माता पिता हैं जो अपने बच्चों के भविष्य की बस एक ईंट रखने के लिए लिटरली अपनी रीढ़ की हड्डी गला रहे हैं। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि उन लाखों सपनों की कीमत है जो आज परिवारों की जीवन भर की कमाई को निचोड़ रहे हैं। और जब हम कीमत की बात करते हैं ना, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,71,000 रुपए। पहली नजर में आपको लग सकता है कि भाई ये तो किसी बहुत महंगे कॉलेज की डिग्री की फीस होगी, लेकिन नहीं, ये दिल्ली एनसीआर के टॉप टियर स्कूलों में एक बच्चे की 1 साल की नर्सरी की फीस है। मतलब आप सोचिए, एक 3 साल के बच्चे की स्कूल फीस आज एक आईआईटी ग्रेजुएट की शुरुआती सालाना सैलरी के बराबर हो चुकी है ना? हैरान करने वाली बात। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो फीस हमें शुरू में बताई जाती है ना, वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हिडन चार्जेस का ब्रेकडाउन देखें तो एनुअल एडमिशन 2 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन 35,000 और फिर लर्निंग सपोर्ट और इंग्लिश सपोर्ट जैसे फैंसी नामों पर लाखों रुपए के एक्स्ट्रा चार्जेस। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो एक महीने का खर्च आराम से 10,000 से 75,000 रुपए के बीच पहुंच जाता है। और हाँ, याद रखिए, इसमें अभी किताबें, ड्रेस और ट्रांसपोर्ट का खर्च तो हमने जोड़ा ही नहीं है। तो इस मिडिल क्लास स्क्वीज यानी मध्यम वर्ग पर पड़ने वाले इस भयानक आर्थिक दबाव का असली मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। अगर हम हाल ही के आईटीआर फाइलिंग के आंकड़े देखें तो हकीकत एकदम साफ हो जाती है। हमारे देश में 4 करोड़ करदाता ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से भी कम है, और करीब 1.28 करोड़ लोग 5 से 10 लाख के ब्रैकेट में आते हैं। अब आप ही सोचिए, जब बहुसंख्यक करदाताओं की आय इतनी है तो बिना कोई बहुत बड़ा बलिदान दिए, बिना अपना रिटायरमेंट फंड तोड़े या सेहत से समझौता किए, ये महंगी स्कूल फीस आखिर चुकाई कैसे जा सकती है? ये डेटा इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा है कि आम आदमी के लिए ये फीस बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल और व्यवहारिक गणित से समझते हैं। मान लीजिए एक अपर मिडिल क्लास परिवार है जिनकी महीने की आय 2 लाख रुपए है। अब घर की ईएमआई 40 से 50,000, कार की ईएमआई, राशन, बिजली और हेल्प का खर्च निकाल दें तो हाथ में बचते हैं करीब 90,000 से 1,15,000 रुपए। अब अगर इस परिवार में 2 बच्चे हैं जिनकी फीस ही 50 से 75,000 महीना है, तो फिर सेविंग्स का तो सवाल ही नहीं उठता ना, पूरा का पूरा बजट ही साफ हो जाता है। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद ये एक बहुत ही भारी सवाल खड़ा होता है, क्या मिडिल क्लास वाकई में अपने बच्चों की शिक्षा को फंड कर रहा है, या फिर अनजाने में इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी के एक नए ट्रैप में फंस रहा है? आज माता पिता अच्छी शिक्षा के नाम पर एजुकेशन लोन के चक्रव्यूह में जा रहे हैं। मतलब एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद गरीब होता जा रहा है। अब जरा इस डोमेस्टिक एजुकेशन संकट की तुलना दुनिया भर के ग्लोबल स्टैंडर्ड से करके देखते हैं। भारत और दुनिया के विकसित देशों की ये तुलना अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, भारत अपनी जीडीपी का मात्र 4.1 से 4.6% ही शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि जो विकसित देश हैं वो कम से कम 6 से 7% खर्च करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने खुद 6% खर्च करने का वादा किया था, लेकिन वो लक्ष्य आज तक बस एक लक्ष्य ही है। और होता क्या है, जब सरकार पीछे हटती है तो उसकी जगह ये कॉमर्शियल सिस्टम ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, फिनलैंड और जर्मनी जैसे देशों में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि वहां पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त और बेहद उच्च गुणवत्ता वाली है। वहां चाहे कोई देश का राष्ट्रपति हो या कोई टैक्सी ड्राइवर, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पास एक मजबूत सेफ्टी नेट है, जबकि हमारे यहाँ ये सेफ्टी नेट टूट चुका है और शिक्षा एक अधिकार के बजाय खरीदा और बेचा जाने वाला एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बन गई है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, द मिथ ऑफ क्वालिटी, मतलब ज्यादा फीस यानी ज्यादा अच्छी पढ़ाई का वो भ्रम। इस सर्वे का ये अनसस्टेनेबल गणित देखिए, सच में हैरान करने वाला है। 2022 से 2025 के बीच इन स्कूलों की फीस में 50 से 80% तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। और इसके मुकाबले एक आम इंसान की सालाना सैलरी कितनी बढ़ती है? मुश्किल से 9 या 10%। अब आप ही बताइए,
फीस और सैलरी के बीच का ये लगातार बढ़ता गैप हर साल माता पिता को आर्थिक रूप से कितना पीछे धकेल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन लाखों रुपयों के बदले हम और आप असल में खरीद क्या रहे हैं? सोशल स्टेटस, ब्रांड का नाम, एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम या स्विमिंग पूल? अगर हम ईमानदारी से देखें तो कई बार ये किसी अच्छी शिक्षा से ज्यादा बस एक एलीट क्लब की मेंबरशिप खरीदने जैसा होता है। और इसकी सबसे बड़ी विडंबना तो इस लिस्ट के आखिरी पॉइंट में छुपी है, महंगे एक्सटर्नल ट्यूशन्स और कोचिंग। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, जरा इस 40% के आंकड़े को देखिए। 2025 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के डेटा के मुताबिक दिल्ली में 40% बच्चे प्रीमियम स्कूल फीस भरने के बावजूद महंगे बाहरी ट्यूशन्स पर निर्भर हैं। मतलब 10 में से 4 बच्चों को इतनी बाहरी फीस वाले स्कूल के बाद भी अलग से ट्यूशन लेनी ही पड़ रही है। तो कड़वा सच तो यही हुआ ना कि असली पढ़ाई इन 9 लाख सालाना वाले एयर कंडीशन क्लासरूम में नहीं हो रही है, वो तो कोटा के भीड़-भाड़ वाले कोचिंग सेंटर्स में या फिर मुफ्त यूट्यूब लेक्चर्स के जरिए हो रही है। अगर इतनी भारी भरकम स्कूल फीस चुकाने के बाद भी बच्चों को IIT या नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करने के लिए पैरेलल कोचिंग इकोनॉमी का ही सहारा लेना पड़े, तो फिर इस एजुकेशन सिस्टम की असली वैल्यू पर सवाल उठाना तो लाजमी है। तो फिर इस महंगे इल्यूजन, इस भ्रम को तोड़ा कैसे जाए? आइए इसके सिस्टमैटिक कारणों पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई ये है कि आखिर इन मनमानी फीस पर लगाम क्यों नहीं लगती। देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि आधे से ज़्यादा बड़े प्राइवेट संस्थानों के किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, और जो फी रेगुलेशन एक्ट्स हैं उनमें इतने लूप होल्स हैं जिनका ये स्कूल बड़ी आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं। और इन सब के ऊपर माता पिता डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यार अगर आवाज़ उठाई या शिकायत की तो कहीं स्कूल वाले बच्चे को ही टारगेट ना करने लगें, उसका भविष्य ना खराब हो जाए। बस इसी इंस्टीट्यूशनल फियर का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य वापस पाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से शिक्षा पर उस 6% GDP बजट की खुलकर मांग करनी चाहिए जिसका वादा किया गया था। दूसरा, अपनी चुप्पी तोड़िए। दूसरे पेरेंट्स के साथ इस फीस के संघर्ष पर खुलकर चर्चा कीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम सब एक ही नाव में हैं। और तीसरा, सिर्फ एक महंगे स्टेटस सिंबल के पीछे भागने के बजाय अच्छे मिड रेंज या सरकारी स्कूलों को एक सीरियस विकल्प के तौर पर चुनना शुरू करना होगा। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमटा है। एक ऐसा राष्ट्र जहां शिक्षा की लागत आपकी कमाई से अधिक हो जाए, वो देश साक्षर तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी वास्तव में सशक्त नहीं हो सकता। आज हम भविष्य गढ़ने की जगह अनजाने में एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो आगे चलकर हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक खतरा बन सकता है। तो इस चर्चा के अंत में आपके विचार करने के लिए एक आखिरी और गहरा सवाल छोड़ जाता हूं। अगली बार जब आप शिक्षा पर खर्च की बात सोचें तो एक पल रुककर खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या हम वाकई में अपने बच्चों के लिए शिक्षा खरीद रहे हैं या फिर बस एक बहुत ही महंगा भ्रम? इस अहम मुद्दे पर मेरे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।